हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक नया टॉपिक बताएंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, धारणशीलता। धारणशीलता और निग्राहिता। इसी में एक और डिफिनेशन आपको बताएंगे, शैथिल्य क्या है दोस्तों। तो आज इसी तीन महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, जिसमें एक का नाम है धारणशीलता, दूसरे का नाम है निग्राहिता और तीसरे का नाम है शैथिल्य। तो क्या है दोस्तों धारणशीलता, निग्राहिता और शैथिल्य, तो आज इसके बारे में जानिए। लेकिन हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानने के लिए, डायरेक्ट परिभाषित करने के लिए हम लोग को एक ग्राफ का मदद लेना पड़ेगा दोस्तों। इस ग्राफ के मदद से यदि आप इसको जानिएगा तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि इसका परिभाषा कुछ ऐसा बड़ा ढंग का है कि आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप इसको फिगर, ग्राफ के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों। सबसे पहले हम आपको ग्राफ के बारे में दो तीन लाइन समझाते हैं। ये ग्राफ जो दोस्तों I और H के बीच का ग्राफ है, मतलब कि नीचे की ओर दिया हुआ दोस्तों निग्राहिता और ऊपर के ओर दिया हुआ दोस्तों धारणशीलता। तो धारणशीलता और निग्राहिता के लिए एक ग्राफ खींचा गया दोस्तों, है ना। इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं IH वक्र ग्राफ, या इसको कहिए कि धारणशीलता और निग्राहिता का ग्राफ है दोस्तों, है ना। क्या है इसमें, कैसे इसको समझाते हैं, बस ध्यान से आप खाली एक बार फिगर को देखिए। फिगर में क्या हो रहा है इसको आप पहले देखिए, और इसको जैसे जैसे लाइंस जा रहा है उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और आप इसको गौर से देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ये एक पंथ दो काम कर देगा। पहला ये कि आपको धारणशीलता, निग्राहिता और शैथिल्य के बारे में समझा देगा, और दूसरा ये कि किस पदार्थ का चुंबकीय गुण ज्यादा होता है, किसका कम होता है, और कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी आपको ये फिगर दोस्तों बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो चलिए हम आपको पहले फिगर समझाते हैं, क्या है इस फिगर में वो जानिए और समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले इस फिगर को समझने के लिए मेरे स्टेटमेंट को आप ध्यान सुनिएगा। कह रहे हैं दोस्तों कि जब कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है, फिगर समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जब कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है और किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ को, किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ को, ये बात दिमाग में रखिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ को, ना तो यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ है और ना ही यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ध्यान समझिए जो हम क्या बोल रहे हैं। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है ना, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबकित हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, ये ध्यान दिमाग में रखते जाइए। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसी भी कोई लौह चुंबकीय, जैसे मान लीजिए लोहा है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, निकेल है, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, उसको जब हम चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं, कौन क्षेत्र में रखते हैं दोस्तों, चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय प्रेरण के द्वारा वह चुंबकित हो जाता है। अब हम आपको बताए थे कि चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं दोस्तों। कुछ विद्यार्थी वीडियो में पूछे थे सर चुंबकीय प्रेरण को एक बार फिर से डिफाइन कीजिए। देखिए चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है, आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं चुंबकीय प्रेरण मतलब क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का अर्थ होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई चुंबक है, मान लीजिए कोई चुंबक है जिसका ध्रुव NS है, इसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। मान लीजिए ये एक चुंबक है ना, और ये मान लेते हैं एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक बाह्य चुंबकीय, ध्यान समझिएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों। अब मान लीजिए किसी चुंबक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक लाते हैं, तो इसमें सटाना नहीं है। जब किसी चुंबक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक ले जाते हैं, तब ये चुंबक इसकी ओर आकर्षित हो जाता है या इसकी ओर विकर्षित हो जाता है। तो इसी घटना को या इस घटना को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए कि इधर है, मान लीजिए ये भी एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जिसका ये सिरा है S और ये सिरा है N। तो इसका मतलब कि ये भी S और ये भी S, मतलब कि समान ध्रुव, और आपको पता है कि समान ध्रुव में विकर्षण का गुण होता है। इसका मतलब कि जब किसी चुंबक के एक सिरे को या जब किसी चुंबक के दक्षिणी सिरे को
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक लाते हैं तो विकर्षण हो जाता है। जबकि यदि आप इसको N और इसको S कर दीजिए, विपरीत ध्रुव कर दीजिए, तो इसमें आकर्षण हो जाता है। इसके लिए दोस्तों इसको सटाने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी चुंबक को या जब किसी चुंबकीय पदार्थ को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक ले जाते हैं तो ले जाने के बाद उसमें या तो अनुचुंबकीय गुण आ जाता है या प्रति चुंबकीय गुण आ जाता है। इसका मतलब कि जैसे ही इस चुंबक को इस बाह्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक लाएंगे तो इसमें अपने आप स्वतः आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण। मतलब यदि आपसे कोई पूछ दिया कि चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं तो दिमाग देखिए, जैसे हम लोग विद्युतीय प्रेरण का परिभाषा क्या लिखे थे, यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युतीय प्रेरण किसे कहते तो क्या बताए थे? विद्युतीय प्रेरण का परिभाषा, विद्युतीय प्रेरण का परिभाषा बताए थे कि जब किसी चालक के सिरों के पास, मतलब यदि कोई चालक तार है उसके सिरों के पास एक अन्य चालक को लाया जाए, जब किसी चालक के नजदीक किसी अन्य चालक को ले जाया जाता है तो उसके सामने वाले सिरे पर विपरीत आवेश, उसके सामने वाले सिरे पर विपरीत आवेश और उसके दूसरे सिरे पर समान आवेश आता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं विद्युतीय प्रेरण, इलेक्ट्रो इंडक्शन या इलेक्ट्रिक इंडक्शन। सेम कंडीशन कि जब किसी चुंबक को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक ले जाते हैं तब उसके समान ध्रुव यदि है, समान ध्रुव है तब विकर्षण का गुण, और यदि असमान ध्रुव है तब आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। बशर्ते ये बात दिमाग रहे कि चुंबकीय प्रेरण में किसी चुंबक को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक लाते हैं, लेकिन सटाते नहीं दोस्तों, एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं लाते, थोड़ा दूरी पर ही रखते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए, हम आपको क्या बोले कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय प्रेरण द्वारा मतलब कि जैसे ही लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखते तो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उसको अपनी ओर क्या किया होगा? या तो आकर्षित किया होगा या तो विकर्षित किया होगा। तो इसी घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी वही बात हुआ कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकन क्षेत्र में रखने के बाद वो चुंबकित हो जाता है। इसका मतलब यदि H का मान बढ़ाइएगा, यदि H का मतलब चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, H का मान बढ़ाइएगा तो 100% दोस्तों I का मान भी बढ़ेगा। I का मतलब कि चुंबकीय तीव्रता, है ना, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाइएगा तो उसका चुंबकन तीव्रता भी बढ़ेगा। मतलब क्षेत्र का मान बढ़ाएगा। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र और बड़ा हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र जितना बड़ा होगा वह किसी चुंबकीय पदार्थ को उतना ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना। मान लीजिए कोई छोटा सा चुंबक है तो 100% इसका चुंबकन तीव्रता कम होगा, और बड़ा कर दिया जाए इसका चुंबकन तीव्रता और बढ़ जाएगा, और बड़ा कर दिया जाए इसका चुंबकन तीव्रता और बढ़ेगा। जितना ज्यादा चुंबकन तीव्रता इसका बढ़ेगा उतना इसका क्षेत्र भी बढ़ेगा। इसका अपना चुंबकन तीव्रता बढ़ेगा तो समझ लीजिए इसका क्षेत्र भी विस्तार होगा दोस्तों, ठीक ना। तो वही बात है दोस्तों, जिससे मान लीजिए कि आप ही खुद सोचे ना, यदि आप खूब खाइएगा, वैसा होता ना, जितना खाते गए उतना फैलते गए, और जितना फैलते गए उतना आप किसी को बजा सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? अब एक बात अलग है, आप कह सकते हैं सर जितना खाते हैं कहाँ मोटाते हैं। अपवाद में चलिएगा तो यही सब दिक्कत है ना। भविष्य में चलिए, तो अपवाद में नहीं चलिए। अब देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि I और H, इसका मतलब कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकन तीव्रता के बीच के संबंध को दिखाने के लिए ये एक फिगर आपके लिए बनाया गया दोस्तों, है ना। तो आप एक काम कीजिए, पहले आप ये ग्राफ उतार लीजिए, ऊपर में एक हेडिंग दे दीजिए, धारणशीलता, निग्राहिता और शैथिल्य। धारणशीलता, निग्राहिता और शैथिल्य देके डैश दीजिए और नीचे ये ग्राफ खींच लीजिए। जल्दी कीजिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों, इसको आप समझ गए। फिगर उतार लिए सब लोग। फिगर उतारने में थोड़ा समय लग रहा होगा, तो ध्यान से उतारिएगा। हम बताते हैं, ये ए है, ये आई है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है, यहां लिखा हुआ है धारणशीलता, ये डी है, ये ई है, ये सब घेरा मत दीजिएगा, ये एफ और ये एच। ऊपर की ओर आई बढ़ रहा है, इधर की ओर एच बढ़ रहा है। उतार लीजिए बात फिर से। चलिए दोस्तों, हो गया। अब आपको हम इसको समझा देते हैं दोस्तों, समझिएगा। मान लीजिए सबसे पहले बिंदु ओ से शुरू करते हैं। बिंदु ओ का मतलब क्या हो रहा है? बिंदु ओ का मतलब है कि कोई ध्यान से तुम खाली समझना है आपको, तुम गौर से बस यही देखते रहिए, पलक नहीं गिराना है, तो मिस हो सकता है कुछ। यहाँ बस आप देखते रहें। मान लीजिए कि बिंदु ओ है, इसका मतलब कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है। इसका मतलब हुआ कि कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है जो जिसमें अभी चुंबकत्व का गुण आया नहीं, अभी ये अचुंबकीय रूप में है। शून्य का मतलब अभी ये अचुंबकीय रूप में है। इसका मतलब का आई का मान भी 0, और आई का मान 0 तो एच का मान भी 0 नहीं। इसका मतलब ओ बिंदु का मतलब, बिंदु समझते जाइए, बिंदु पर ध्यान दीजिए। ओ बिंदु का मतलब हुआ कि अभी जो पदार्थ हम लिए हैं वो अचुंबकीय है। अचुंबकीय का मतलब क्या कि उसमें आई का मान भी 0 हो गया और एच का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहां समझिएगा। अब ये हो रहा है कि जब आई और एच का मान 0 हो गया, तब आई और एच का मान 0 हो गया, तब देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे चुंबकीय पदार्थ की तीव्रता को बढ़ाए 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 ए बिंदु तक ले गए। मतलब H का मान, ये H जो है इसको हम बढ़ाए, इसे करके ऊपर ले गए। ऊपर ले मतलब बढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे चुंबकन तीव्रता का मान हम, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मान हम बढ़ाए, वैसे वैसे आई भी क्या हुआ, बढ़ा। जैसे जैसे चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ाए, वैसे वैसे आई भी बढ़ा। और कब तक बढ़ते रहा? आई कब तक बढ़ते रहा? जब तक एच का मान कहां ना पहुंच जाए, ए। एच का मान जब तक ए नहीं पहुंचा तब तक आई का मान भी बढ़ता रहा। लेकिन यदि आप कहिएगा सर जी देखते तनी वो निकाल दी, पुच्छी तनी लटका दी, जानते हो क्यों? जानबे कर तो पुच्छी का कोई उपयोग नहीं है। कैसे हो यहाँ देखो, देखिए जैसे जैसे हम एच का मान बढ़ाए, आई का मान भी बढ़ा देते हैं, आई का मान बढ़ा, धारणशीलता बढ़ा। लेकिन दोस्तों यदि आप ए बिंदु से आगे बढ़ाइएगा तब कोई फायदा नहीं है। यदि आप ए बिंदु से आगे बढ़ा भी दिए, है ना, ए तक पहुंचा तब तक आई बढ़ते रहा। लेकिन यदि आप एच को ए के बाद भी ले जाइएगा, अब बढ़ने वाला नहीं है। क्यों? अब देखिए जैसे आप यहां से इसको निकालिएगा, ये ऐसे जा रहा है, मतलब समरूप हो गया, ये समरूप हो गया। जैसे सब ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, अब ये समरूप हो गया। इसका मतलब कि अब यदि आप एच बढ़ाए तो आई के मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कंप्लीट है। दोबारा सुनावे, फिर से वीडियो ऑन करके सुन लीजिएगा एक बार और, समझ गया ना। हाँ, समय बचत करना है। अच्छा, अब क्या करें, यदि नीचे लाएं, यदि ए के मान को अब धीरे धीरे घटाएं, तो जैसे जैसे एच के मान को ए बिंदु से नीचे लाएंगे तब भी आई के मान में कोई परिवर्तन, मतलब कि ओ ए के ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी याद रखिएगा
कि जैसे जैसे यदि हम चाहें अब h के मान को, इस h के मान को O से ले गए A बिंदु तक, लेकिन यदि अब हम चाह रहे हैं कि फिर घटाना शुरू कर दें, है ना, तो I का मान घटेगा, ये तो तय है। यदि आप चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है, H मतलब चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, यदि आप A बिंदु से चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को आप जैसे जैसे घटाइएगा तो I भी घटेगा, लेकिन पूर्णतः नहीं घट पाएगा, है ना। अंशतः थोड़ा सा भाग चुंबकत्व का बच जाएगा, पूरा चुंबकत्व शून्य नहीं हो पाएगा। यदि आप H को शून्य भी कर दिए, यदि आप H के मान को घटा करके फिर शून्य पर ले आए, तो अब ऐसा नहीं कि I का मान पूरे शून्य हो जाएगा, नहीं, कमेगा, लेकिन पूरा नहीं कमेगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा। और जो बचेगा दोस्तों, जो बचा हुआ चुंबकत्व हो गया, है ना, उसी को हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं धारणशीलता, या इसका एक और नाम है अवशिष्ट चुंबकत्व। चलिए, तो एक विद्यार्थी कमेंट में पूछा है कि सर अवशिष्ट चुंबकत्व किसे कहते हैं, उनके लिए ये आंसर मिल गया कि जब चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य कर देते हैं, तब चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मान धीरे धीरे घटाकर शून्य करते हैं। फिर भी उस पदार्थ में यदि किसी चुंबकीय पदार्थ का या यदि किसी लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व को, उसके चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मान धीरे धीरे शून्य करते हैं, फिर भी उसमें कुछ न कुछ चुंबकत्व शेष बच जाता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। जो चुंबकत्व थोड़ा सा बच गया, उसी को हम लोग कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, या उसका दूसरा नाम है दोस्तों धारणशीलता। कंप्लीट हो गया यहां तक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, फिगर भी आपको समझ में आ गया, और अवशिष्ट चुंबकत्व या धारणशीलता भी समझ में आ गया। क्या कोई दिक्कत है? अब देखिए दोस्तों, अब आता है निग्राहिता। ये बड़ा आसान है, ये समझ गए तो ये आसान है। क्यों? यदि चुंबकन, इसका जो दिशा है यदि विपरीत कर दिया जाए, मतलब ऊपर की ओर नहीं, अब नीचे की ओर कर दिया, इसका डायरेक्शन यदि विपरीत कर दिया जाए, तो विपरीत करने के बाद जो अवशिष्ट चुंबकत्व जो बच जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ में जो अवशिष्ट चुंबकत्व बच जाता है, वह विपरीत दिशा करने के बाद वो भी समाप्त हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं निग्राहिता। इसको परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ में या जब किसी पदार्थ में बचे हुए चुंबकत्व का मान या बचे हुए अवशिष्ट चुंबकत्व का मान बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसे नष्ट कर दिया जाता है ना, वो बिल्कुल अचुंबकीय रूप में आने लगता है, तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, निग्राहिता। तो हम एक करके पहले दोस्तों लिखा भी देते हैं, है ना, और जितना सुनाए हैं उतना आपको लिखना भी होगा, है ना। तो चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले आप धारणशीलता देखकर टेस्ट कीजिए। धारणशीलता शुरू से लिखाएंगे एकदम, है ना, इन्हें खाली छोटा सा डिफिनेशन पूरा लिखाएंगे जितना वर्णन किया, तो शुरू से लिखिए। देखिए, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाता है। अर्थात यदि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ब्रैकेट में H लिखिएगा, यदि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ब्रैकेट में H लिखिए, को बढ़ाया जाए
तो चुंबकन तीव्रता आई का मान भी बढ़ता है। तो चुंबकन तीव्रता आई का मान भी बढ़ता है। आई का मान भी बढ़ता है। चलिए, हो गया दोस्तों। नीचे लाइन में लिखेंगे इस फिगर के बारे में। लिखिए, चित्रानुसार बिंदु O व्यक्त करता है कि पदार्थ प्रारंभ में अचुंबकीय है, अर्थात I बराबर 0 तथा H बराबर 0। तथा H बराबर 0। जब H का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जब H का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो प्रेरण के द्वारा I का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। I का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है और उस समय तक बढ़ता है जब तक कि पदार्थ बिंदु A तक ना पहुंच जाए। पदार्थ की संतृप्तता लिखिएगा, पदार्थ की संतृप्तता या चुंबकीय प्रवृत्ति आप लिख सकते हैं, बिंदु A तक ना पहुंच जाए। यदि H के मान को A से आगे बढ़ाया जाए, यदि H के मान को A से आगे बढ़ाया जाए तब I के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी, तब I के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी। पैराग्राफ चेंज करके, यदि H का मान धीरे धीरे घटाकर 0 कर दिया जाए तो वक्र OA की पुनरावृत्ति नहीं होती। बल्कि एक नया वक्र AB प्राप्त होता है।
जिससे यह पता चलता है कि यदि h का मान शून्य हो जाए यदि h का मान शून्य हो जाए तो I के मान में कमी होती है, परंतु वह शून्य नहीं होता। इसलिए चुंबकत्व क्षेत्र H का मान चुंबकत्व क्षेत्र H का मान शून्य हो जाने पर भी पदार्थ में बचे हुए चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व या धारणशीलता कहलाती है। उतना लंबा नहीं लिखना है, पर जो नीचे में लिखा है इतना आपको खाली समझाने के लिए बताया दोस्तों, या फिगर समझे। मेन जो नीचे का लाइन है कि किसी चुंबकत्व क्षेत्र का मान शून्य होने पर भी उसमें कुछ शेष चुंबकत्व तो बच जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं धारणशीलता। इतना ही काफी है, ये खाली आपको समझाने के लिए है। अब निग्राहिता का इसी में एक लाइन जोड़ लीजिए, नीचे लाइन में हेडिंग दीजिए निग्राहिता, नंबर 2 करके हेडिंग दीजिए निग्राहिता। लिखिए, जब H का मान विपरीत दिशा में बढ़ाया जाता है, इधर जब H का मान विपरीत दिशा में बढ़ाया जाता है तो I का मान BC के अनुदिश घटता है, B से C। I का मान B से C के अनुदिश, BC के अनुदिश घटता है। और C पर शून्य हो जाता है, इस प्रकार पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को, मतलब पदार्थ में जो अवशिष्ट चुंबकत्व बच जाता है उसे धारणशीलता कहते हैं। अब उसको भी समाप्त कर देना है। पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को शून्य करने की घटना ही निग्राहिता का मतलब है। पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक चुंबकन क्षेत्र उस पदार्थ की निग्राहिता कहलाती है। चलिए अब एक बच गया शैथिल्य क्या है। तो
तो हेडिंग दे दीजिए दोस्तों, शैथिल्य देखे डैश दीजिए, शैथिल्य। देखिए शैथिल्य किसे कहते हैं, ये जो पूरा सर्किल बन रहा है दोस्तों, ये पूरा देखो ए बी सी डी ई एफ ए, इसी भाग को हम लोग कहते हैं शैथिल्य। इसी भाग को हम लोग कहते हैं एक प्रकार का शैथिल्य है, ये शैथिल्य लूप कहलाता है, शैथिल्य लूप। तो लिखिए संपूर्ण चक्र, संपूर्ण चक्र ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए से यह ज्ञात होता है कि चुंबकन की तीव्रता I में सदैव चुंबकन क्षेत्र H से पश्चात लैगिंग बोलते हैं, लैगिंग मतलब उसके सापेक्ष कहिए, उसी के अनुरूप कहिए, रहता है, पश्चाता रहता है, लैगिंग रहता है। H के मान में परिवर्तन करने पर H के मान में परिवर्तन करने पर I में उत्पन्न पश्चता शैथिल्य कहलाती है। और इस लूप को शैथिल्य लूप कहते हैं। अब कहिएगा सर जी मेन आपको दिक्कत दे रहा है पक्षता, है ना, कुछ नहीं करें। जब आपसे पूछे शैथिल्य किसे कहते हैं तो सीधी भाषा बोलिए, यदि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, यदि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन किया जाए तो उसके I में उत्पन्न परिवर्तन, तो I में होने वाले परिवर्तन या I में होने वाले जो अलगाव होता है, I में उत्पन्न होने वाला जो परिणामी मान होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लैगिंग। पश्चता अपनी फिजिक्स की भाषा होता है लैगिंग जिसको बोलते हैं ना। तो यदि मतलब इसे सीधे समझिए कि H के मान, यदि H के मान में परिवर्तन किया जाए, यदि H के मान में परिवर्तन किया जाए तो 100% I के मान में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि यह एक दोनों दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं शैथिल्य। और इस लूप जो आकृति बना हुआ है A B C D E F A, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों शैथिल्य लूप। तो दोस्तों यही टोटल आपका फिगर था। इस फिगर के माध्यम से हम आपको ये टॉपिक समझा दिए दोस्तों। अब आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। तो आप लोग भी अब किताब देखें, ठीक ना, और यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, यदि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप हमको उससे कमेंट के माध्यम से पूछिए,
फिर से हम आप उसको एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो कोई भी टॉपिक में यदि दिक्कत होता है समझने में फिगर के माध्यम से तो आप पूछिए, हम आपको उसको समझाएंगे। चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद हम आप लोग का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे आप लोग को, उसके बाद न्यूमेरिकल्स डील करेंगे और तब स्टार्ट कर देंगे आप लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक, तैयारी कीजिए।